नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम नई दिल्ली एडिशन रविवार 25 दिसंबर 2022 का जनसत्ता न्यूज़पेपर का रिव्यू कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं न्यूज़। दूरदर्शी भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार हो रही है, मोदी जी बोल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ है। राजकोट में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल के अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि देश में आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेज की संख्या 2014 के बाद काफ़ी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञान देश में जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है। मोदी ने कहा कि संतों और आध्यात्मिक नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में देश की खोई हुई महिमा को पुनर्जीवित करने में मदद की है। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश में पहली बार एक दूरदर्शी एवं भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर गुलाम मानसिकता के कारण देश के खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, ये पिछली कांग्रेस की सरकार पे आरोप है। ये बोल रहे हैं जो कांग्रेस सरकार ने जो भारत की खोई हुई पहचान थी, जो अंग्रेज और कलोल उपनिवेशवाद के दौरान जो इसका पहचान को मिटाने का प्रयास किया गया, उसके वापस लाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया 65 सालों में। मोदी जी ये कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। राजकोट में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि देश में आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के बाद काफ़ी बढ़ी है। बात सही है दोस्तों। हर जगह मोदी जी आईआईटी, आईआईएम का उद्घाटन कर रहे हैं। वर्ष 2014 में मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की, जिसे एनडीए भी कहते हैं हम लोग, की पहली बार सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री ने भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञान देश में जीवन का सर्वोदय उद्देश्य रहा है। मोदी ने कहा कि संतों और आध्यात्मिक नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में देश की खोई हुई महिमा को पुनर्जीवित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में हमारी मौजूदा शिक्षा नीति और संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव काल में शिक्षा अवसंरचना हो या शिक्षा नीति, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश में आज आईआईटी, आईआईएम, आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, अब हम देखते हैं राहुल गांधी ने कहा, मीडिया के एक बड़े हिस्से में घृणा की बातें। यात्रा के दौरान देश में कहीं भी हिंसा, नफरत नहीं देखी। दोस्तों, राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और यहाँ पे ये देखिए अपने माँ सोनिया गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नई दिल्ली में राहुल गांधी माँ सोनिया गांधी के साथ है। इसमें क्या है देखते हैं। राहुल ने कहा, देश के 90% लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते। नफरत के जरिए ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि लोगों की जेब काटी जा सके। कोविड नियमों का पालन करने की अपील के बीच राजधानी पहुंचा यात्रा। शनिवार शाम दिल्ली के लाल किले पर जब यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी के साथ मंच पर दक्षिण भारतीय फिल्मों के जानेमाने कलाकार और राजनेता कमल हसन भी मौजूद थे। कमल हसन ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद को तमिल कहा है और इस नाते मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। क्या बात है, देख लीजिए। अब देखते हैं आगे दोस्तों क्या है। स्थानीय अदालत ने दिया आदेश, ज्ञान वापी की तरह होगा मथुरा शादी ईदगाह का सर्वेक्षण। सही है दोस्तों। धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर फिर से स्वीकार्य नहीं होगी। योगी जी बोल रहे हैं धर्मस्थल पर लाउड स्पीकर स्वीकार्य नहीं। हिमाचल आरोपी हिरासत में भेजे गए। दोस्तों, अब देखते हैं दिल्ली हरियाणा में पड़ोसी कड़ाके की ठंड। कश्मीर में नए साल से पहले बर्फबारी का अनुमान। पंजाब और हरियाणा में शनिवार को कड़ाके की ठंड पड़ी और चंडीगढ़ इस मौसम के सबसे कम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस के साथ क्षेत्र का सर्वाधिक सर्द स्थान रहा। पंजाब के भटिंडा में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों। जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। केंद्र ने राज्यों से कहा, जीवन रक्षक यंत्रों कोरोना की महामारी को देखते हुए उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इन चिकित्सक सुविधाओं का संचालनात्मक स्थिति में रहना और उनकी देखरेख की जानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पत्र में कहा गया है कि ऑक्सीजन से जुड़ी समस्याओं एवं चुनौतियों के शीघ्र समाधान के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष को भी फिर सक्रिय किया जाए। दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसे कि चीन में फिर से कोरोना आ गया है और ये नया वेरिएंट है कोरोना VF7, और ये बहुत ही ज़्यादा कि
कम समय में ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है इसमें। और एक पद एक पेंशन, सरकार का फैसला, यात्रा का असर, इंटक में सुधार को लेकर समन्वय समिति गठित, बागडोरा में सेना के 16 जवान को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। दोस्तों, ये सेना की बस गिरी थी एक्सीडेंट होकर खाई में, जिसमें 16 जवानों की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वही न्यूज़ है। उत्तरी सिक्किम के जेमा में एक दिन पहले हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले 16 सैनिकों को शनिवार को बागडोरा में एक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी गई और सेना ने यह जानकारी दी। इसमें 16 जवानों की मौत हुई थी। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हाँ दिल्ली पेज को। इसमें क्या है, राहुल गांधी से मिलने के इंतजार में सड़क पर खड़े नजर आए कांग्रेस के कई दिग्गज। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के इस खत्म के आम और खास के बीच की दूरी देखिए। राहुल गांधी से मिलने यात्रा में शामिल हुए महात्मा गांधी के 84 वर्षीय अनुयायी। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा कई स्थानों पर जाम में फंसे रहे वाहन चालक। बदरपुर से आश्रम तक तिरंगों गुब्बारों से सजी सड़क, राहुल के साथ चले हजारों लोग। युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला प्रेमी गिरफ्तार। चलिए इसको दोस्तों, जैसे कि आप पता है, ये मैं जनसत्ता न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं दोस्तों। एडिटोरियल सन्नाटे की साजिश के बारे में। ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस गवर्नमेंट में पी चिदम्बरम जी हैं। ये हर शनिवार अपना व्यू देते हैं जनसत्ता को। पिछले हफ्ते 23 दिसंबर 2022 को घटना में एक विचित्र मोड़ आया। संसद के दोनों सदनों के सत्र की अवधि अचानक कम कर दी गई और दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। ऐसा लगा कि जैसे विपक्ष के बजाय सत्र समाप्त करने की जल्दी सरकार को अधिक थी। राज्यसभा के स्थगित होने से पहले एक बार फिर असामान्य रूप से वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे और 3,25,756 करोड़ रुपये अतिरिक्त नगद व्यय तथा 1,10,180 करोड़ रुपये के व्यय को अधिकृत करने के लिए विनियोग विधेयक पर एक नागरिक चर्चा हुई। इस बहुत बड़ी राशि में देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में रणनीतिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए रक्षा पूंजीगत व्यय के लिए 500 करोड़ रुपये की एक छोटी राशि भी शामिल थी। मैंने बहस की शुरुआत की। मैं नहीं चाहता था कि यह एक और निरर्थक बहस हो जिसमें विपक्ष के सवाल तो हो पर सरकार की ओर से कोई जवाब न आए। मैंने पिछले अनुभव को नज़रअंदाज किया और उम्मीद की कि इस बार कुछ अलग होगा, और वाकई अलग हुआ। कुछ सवाल थे और सुखद आश्चर्य कि उनके जवाब भी थे, कुछ अष्टम, कुछ सतर्क और कुछ गैर जवाबी सवालों और जवाबों का बारीकी से विश्लेषण करने पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा व्यक्त की गई आशंका दूर हो गई है कि 2022-23 में वृद्धि मध्यम होगी और 2023-24 में अर्थव्यवस्था को खराब वातावरण का सामना करना पड़ेगा। अब मेरे सवाल और माननीय वित्त मंत्री के जवाब देखिए। दोस्तों, ये जीडीपी से लेकर जुड़ी हुई सवाल है। इसमें कह रहे हैं, वित्त मंत्री के जवाब है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, बजट दस्तावेज 22-23 में सकल घरेलू उत्पाद 11.1% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसमें मुद्रास्फीति की दर क्या होगी और वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या होगी? यह एक सामान्य नियम है कि मुद्रास्फीति दर वास्तविक दर पर वृद्धि दर बराबर सांकेतिक वृद्धि दर। इसका कोई सीधा जवाब नहीं था, कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। निष्पक्ष बने रहने के लिए मेरे दूसरे प्रश्न पर रक्षात्मक होते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि सांकेतिक विकास दर अधिक हो सकती है, लेकिन कोई संख्या या उस संख्या का विवरण नहीं दिया। यह संतोषजनक उत्तर नहीं था। सरकार 3,25,576 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि कैसे जुटाएगी? सरकार के पास पहले से ही पैसा है, क्योंकि उसने बजट अनुमानों से अधिक राजस्व एकत्र कर लिया। सरकार अधिक उधार लेगी। सरकार को उम्मीद है कि मामूली वृद्धि दर 11.11% से अधिक होगी और इसलिए भले ही वह अधिक उधार लेती है और अधिक खर्च करती है, वह 6.5% की राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करेगी। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, ये वित्त मंत्री से पूछे क्वेश्चन है जो पी चिदम्बरम जी ने पूछा था सदन में, राज्यसभा में, वो क्वेश्चन है। अब देखते हैं सर्वमान्य नेता
अटल जी की जन्मदिन। भारत में अटल जी के अलावा कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं हुआ जो विपक्ष में रहकर देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ हो। उन्होंने अनैतिक की राजनीति को अपने राजनीतिक जीवन में स्थान नहीं दिया। उन्होंने सभी से मित्रता की राजनीति की, शत्रुता को कोई स्थान नहीं दिया। ये अटल जी के बारे में कहा गया है दोस्तों। अटल जी सम्मानीय नेता थे, विपक्ष में रहते हुए भी बहुत लोकप्रिय हुए और उनको मतलब सरकार के लोग भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे उनके साथ और इज्जत देते थे उनको। ये कहा गया है। ये 2 गज ज़मीन, ये कुछ है साहित्य वगैरह। चलिए इसे हम निकालते हैं। हम अब बात करते हैं, यहाँ पे न्यूज़ है, भारत की उन्नत ज्ञान की समृद्धशाली परंपरा रही है। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं अभी वर्तमान में। ये है न्यूज़। ये क्या है, चंदा कोचर व उनके पति कल तक सीबीआई हिरासत में थे। सीबीआई ने कोचर दंपत्ति को शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम आरबीआई के दिशा निर्देश और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए धूर्त द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनी को 3250 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। देख लीजिए दोस्तों, मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह की कंपनी को ऋण देने में बरती गई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में शनिवार को बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ थी चंदा कोचर और उनके प्रबंधक निर्देशक एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोचर दंपत्ति को शुक्रवार रात को कुछ देर पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दोनों जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी में दीपक कोचर के प्रबंधन वाली कंपनियों नुपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ साथ कोचर दंपति और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूर्त को भी बतौर आरोपी नामजद किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए धूर्त द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3250 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। ये आरोप है एक कोर्ट का, जो कह रहे हैं कि चंदा कोचर उनके पति ने वीडियोकॉन कंपनी को 3250 करोड़ रुपये का लोन आरबीआई के जो रूल रेगुलेशन था, नियम था और ऋण देने का, उनके विरुद्ध जाके लोन दिया है। 7 महीने पहले महिला मित्र की गिरफ्तारी की हत्या करने का आरोपी। अच्छा, ये राहुल गांधी आज वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। ठीक है जी। जाति आधारित जनगणना से संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया। शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार नहीं, योगी जी हिमाचल आरोपी हिरासत में भेजे गए। कोरोना पे बात करते हैं दोस्तों। कोरोना के 201 मामले, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़ी। देखते हैं क्या है। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के 201 मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,46,76,879 हो गई। वहीं संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 3397 पहुँच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में आज कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना महामारी ने फैले उसके लिए हम सावधानीपूर्वक काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी ना फैले उसके लिए सावधानीपूर्वक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार केरल की ओर से आंकड़ों के पुनर्मिलान के बाद मौत के एक मामले को मृतक की सूची से जोड़े जाने से देश में संक्रमण जान गंवाने वाले की संख्या बढ़कर 5,30,691 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण की दैनिक दर 0.15% और साप्ताहिक दर 0.14% दर्ज की गई है। कोरोना का पता लगाने के लिए कुल 90.97 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। नमूने में 1,36,315 नमूनों की जांच 24 घंटे में की गई है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.80% दर्ज की गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 17 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देशव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.4 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। राहुल गांधी ने कल के अपने लाल किला के भाषण में कहा, यात्रा के दौरान देश में कहीं भी हिंसा, नफरत नहीं देखी गई। दोस्तों ये क्या है, देश के 1000 छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के बारे में दिया गया है, जो 1000 स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। दोस्तों चीन से आने वाले लोगों का RT-PCR जांच किया जा रहा है।
कड़ी निगरानी के साथ चीन के लोगों को मतलब कि क्वारंटीन करने का या जो भी है उसका प्रावधान का पालन किया जा रहा है। चीन अस्पताल मरीजों से पट्टे सब गिरोह में जगह नहीं। देखते हैं दोस्तों ये क्या है। बेजिंग से 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित चीन के औद्योगिक प्रांत हेबई के बाओझाऊ शहर में काउंटी अस्पताल के बाहर यांगो रुयान नामक महिला बेचैनी के साथ चहलकदमी करती दिखी। उनकी सांस कोविड-19 संक्रमित है और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है, लेकिन सभी अस्पताल करीब करीब भरे हुए हैं। वो अपने फोन पर चीखते हुए कहती है यहाँ कोई बिस्तर नहीं है। इसी तरह चीनी शहर के सब गिरोह में भी शवों की भरमार है। दोस्तों देख रहे हैं किस तरह का वहाँ का हालत बना हुआ है। चीन में अस्पताल में बेड भी नहीं मिल रहा है और ना ही सब गिरोह में जगह है, सबों का भरमार है। चीन पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 की लहर से जूझ रहा है और बीजिंग के दक्षिण पश्चिम में स्थित छोटे शहरों और कस्बों में स्थित अस्पतालों के आपात वार्ड जरूरत से ज़्यादा भरे हुए हैं। गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू से एम्बुलेंस लौट रही है तो मरीजों के बेचैन रिश्तेदार बिस्तरों की तलाश कर रहे हैं। बिस्तरों की कमी के कारण अस्पताल की बेंच और फर्श पर मरीजों को लिटाना पड़ रहा है। यहाँ की बुजुर्ग सांस एक हफ्ते पहले कोविड-19 से संक्रमित हुई थी, लेकिन स्थानीय अस्पताल ने कोविड मरीज नहीं लेने की बात कहकर उन्हें पड़ोस की काउंटी में भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उन्हें अस्पताल मरीजों से भरे मिले और उनकी सांस को जगह नहीं मिली। पिछले 2 दिनों में एसोसिएटेड प्रेस एपी के पत्रकार ने मुंबई प्रांत के बाउडिंग और लांगफांग स्थित छोटे शहरों और कस्बों के 5 अस्पतालों और 2 सबगिरोहों का दौरा किया। चीन में गत नवंबर-दिसंबर में प्रतिस्पर्धा में ढील देने के बाद कोविड-19 के अधिक प्रसार वाले क्षेत्रों में यह इलाका भी शामिल था। एक कर्मचारी के अनुसार जो सप्ताह गृह में सप्ताह का काम अधिक समय तक चल रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह में मौतों में वृद्धि से निपटने में श्रमिकों को जूझना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के काम में लगे एक कर्मचारी के अनुमान लगाया कि वह एक दिन में 20 से 30 शव जला रहा है, जबकि कोविड-19 उपायों में ढील दिए जाने से पहले यह संख्या केवल 3-4 तक सीमित थी। एपी के पत्रकारों ने बताया कि वहाँ 3 एम्बुलेंस और 2 वैन शवों को उतार रही है। विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि अगले साल चीन में 10 से 20 लाख लोगों की मौत होगी। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीजिंग के गणना करने के तरीके को लेकर आगाह किया है कि इससे मृतकों की असल संख्या कम हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कैसे चीन में अफरा तफरी मची हुई है। एक शवदाह में जगह नहीं है शव रखने का और एक आदमी 20 से 30 शव रोज जलाता है। सोच सकते हैं इतने कितने स्टाफ होंगे वहाँ शव जलाने वाले। मार्च 2023 तक आधार से नहीं जुड़ा तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय। दोस्तों देख रहे हैं आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की बात है यहाँ पे। और क्या है यहाँ क्या कहते हैं, ये उपभोक्ता सहायता के नए पोर्टल का पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता के हित सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएफ मोबाइल ऐप पेश करने के साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों की क्षमता निर्माण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के अध्यक्ष के अग्रवाल भी मौजूद रहे। उपभोक्ता उत्पादों की मरम्मत में मददगार राइट टू रिपेयर पोर्टल पर निर्माता उपभोक्ता के साथ उत्पादों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस जानकारी का इस्तेमाल कर रहे खुद या कारीगर आसानी से खराब उत्पादों की मरम्मत कर सकेंगे और उन्हें विनिर्माता का पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। इस पोर्टल पर शुरुआती दौर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों के अलावा वाहन एवं खेती से जुड़े उपभोक्ताओं के बारे में मरम्मत संबंधी जानकारी मौजूद होगी। गोयल ने उपभोक्ता आयोग में मामलों के प्रभावी निपटान के मुद्दे पर कहा कि पिछले 6 महीनों में उपभोक्ता अदालतों ने बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटान किया है। दोस्तों जैसा कि चार्ल्स सोबराज रिहाई के बाद फ्रांस पहुंचा। 2 दशक तक 9% की सतत वृद्धि जरूरी। रंगराजन विकसित देश बनने के लिए रंगराजन कह रहे हैं 2 दशक तक 9% की सतत वृद्धि जरूरी। रंगराजन यूक्रेन के खरेसान में गोलीबारी 7 की मौत। तालिबान ने महिलाओं के गैर सरकारी संगठनों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया। देख रहे हैं तालिबान में वुमेन एम्पावरमेंट को खत्म किया जा रहा है, महिलाओं को कैद किया जा रहा है। दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप कार्य कर रहा है भारत। ये हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं। देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतंत्र की जननी भारत में आयोजित हो रहे
G20 सम्मेलन का स्वागत किया। उन्होंने G20 में भारत की अध्यक्षता के विषय में कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों के आधार पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने अपने मानवीय मूल्यों से प्रेरित हो रहे पूरे विश्व को कोरोना टीके पहुंचाने का कार्य किया। बिरला ने शनिवार को पुणे स्थित MIT विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों और अध्यापकों और अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर बिरला ने पुणे आगमन में हर्ष व्यक्त किया और छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले समेत पुणे के सभी महान सपूतों को नमन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय से नए चिंतन, नए विचार, नए का सृजन होता है, जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संभव हो सके। लोकतंत्र को शासन व्यवस्था की बुनियाद बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत में हजारों सालों से लोकतंत्र पद्धति से निर्णय लिए जाते रहे हैं। उन्होंने कि देश के युवा तकनीक, नवोन्मेष, नवाचार के माध्यम से राष्ट्र का नवनिर्माण कर रहे हैं। बिरला ने कहा, युवाओं को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का कार्य पूरा लगन और परिश्रम से करना चाहिए। दूरसंचार विभाग के 10 अधिकारियों को दी गई जबरन सेवानिवृत्ति। दोस्तों अब क्या है आगे देखते हैं। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने की आत्महत्या। दोस्तों टीवी अभिनेता राजेंद्र कोचर का निधन। अब जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, अब ये रिव्यू खत्म हो गया। देखते हैं